मैं डॉक्टर सुनील सिंह सेठसीएल हिंदी हाई स्कूल रखियाल से गणित विभाग से मैं आज आपको 12वीं स्टैंडर्ड के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, फलन क्या होता है, कोई त्रिकोणमिति फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता, उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में जाना पड़ेगा कि उसमें आपको फलन पढ़ाया गया होगा। फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, उसी सब को के बारे में मैं आपको आज डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले फलन क्या होता है। फलन एक ऐसा संबंध है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फलन को डिफाइन करना हो तो फलन एक प्रकार का रिलेशन होता है। तो इसको इंग्लिश में जो परिभाषा बनेगी, ए रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका मतलब हुआ कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सेट बी के में उनका एक यूनिक इमेज, यूनिक मतलब ए वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक जो है इमेज बने, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि सबसे पहले फलन क्या होता है, तो आपको डिफाइन करना है। फलन एक ऐसा संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की एक अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में होता है। इसी वर्ड को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो व्हाट इज फंक्शन, क्योंकि फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ए रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाना चाहूं तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 के तहत हम लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस 2। लेकिन ये जो फंक्शन है मैप कर रहा है n टू n में। n टू n मतलब क्या होता है, दैट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या है, आपको मालूम होगा 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो पहला है ये सेट ए है जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इस डोमेन में अगर हम x की वैल्यू रखें तो उस रेस्पेक्ट में सपोज करिए x की वैल्यू हमने 1 रखा तो उस रेस्पेक्ट में 1 प्लस 2 यानी कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। अगर इसी रिस्पेक्ट में 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से अगर हम बढ़ाते जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर है, ये आपका सेट है नेचुरल नंबर, सेट बी भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर रखते हैं इस डोमेन में, पहले वाले सेट में, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो भी क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर है। जैसे हमने ले लिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी। तो इसी रेस्पेक्ट में दूसरे वाले सेट में भी यही एलिमेंट आपको कहां तक मिलेंगे, अनंत तक मिलेंगे, 1 2। लेकिन ये जो हमने फंक्शन लिया है, सपोज किया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं नेचुरल नंबर तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप 2 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 3 लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह इसका मतलब जब मैंने 1 लिया तो 1 का रिलेशन कहाँ पे आया, 3 पे आया, 2 का कहाँ पे आया, 4 पे आया, 3 का कहाँ पे आया, 5 पे, 4 का 6 पे। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये हमारा डोमेन होता है और इसको कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन आपका है। अब दूसरी बात आती है कि रेंज क्या है। तो जो x की वैल्यू आपको सेट ए में रखने से प्राप्त हुआ उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कोई? तो सबसे पहले हमको ये बताइए
कि इसको हम कैसे फलन कहते हैं। आपको ये दोनों पिक्चर देखने के बाद ये कैसे समझ में आया कि ये हमारा क्या है, फलन है। देखिए मैंने फलन की क्या परिभाषा बताई कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सेट बी के साथ क्या होगा, एक यूनिक इमेज होगा, अद्वितीय फलन होगा। जैसे देखिए एक का 3 के साथ हो रहा है, इस आपके रिलेशन के अनुसार 2 का 4 के, 3 का फिर इसके बाद 5 के, 4 का 6 के, इस तरह से यानी सबका एक जो है यूनिक यहां से इमेज प्राप्त हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन। अब एग्जांपल नंबर 2 में हम देखते हैं आपको। जैसे सपोज करिए एक आपका सेट ए है, दूसरा बी है। 1 का देखिए ए के साथ आपका रिलेशन है, यानी 1 का इमेज कहां पे बना, ए पर। 2 का बन रहा है बी और 3 का बन रहा है सी। तो क्या ये परिभाषा आपका फंक्शन का फॉलो कर रहा है, क्या ये फंक्शन है, ये आपको बताना है। देखिए फंक्शन एक का रिलेशन एक के साथ, यहां पे क्या हुआ, अगर x की वैल्यू ए कुछ भी रखा तो उसका रिलेशन ए आया, फिर x की वैल्यू हमने रखा 2 तो आपका b आया, फिर वही वैल्यू यानी एक ही मान पर 2 वैल्यूज आपको आ रही है। यहाँ पे 2 पर क्या रख रहे हैं, b को भी सेटिस्फाई कर रहा है और c को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारे फलन की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए ये आपका क्या है, फंक्शन नहीं है। समझ में आया। एक बार फिर आप देख लेना कि इसमें 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ। 2 का रिलेशन क्या है, बी के साथ, और इसी 2 का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिक इमेज जो मिलना चाहिए वो यूनिक इमेज हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फलन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इसी रिस्पेक्ट में हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल में कह रहे हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन जो है मैप करता है जेड टू जेड, यानी जो मैपिंग हो रही है फंक्शन की वह जेड टू जेड मतलब इंटीजर टू इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक से पूर्णांक की तरफ है। तो लेकिन आप एक चीज ये बताइए, पूर्णांक मैंने आपको बताया कि पूर्णांक मेनली 3 प्रकार के होते हैं, निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को क्या कहते हैं, वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ये जो मैप करता है फंक्शन जेड टू जेड पे। तो हमने वहां से आप सेट ए सेट बी को फॉर्म किया, तो जो सेट ए है जो आपकी इंटीजर है, तो हमने क्या लिया, -1 लिया। फिर दूसरा इंटीजर क्या लिया, +1 लिया। फिर क्या इंटीजर लिया, -2 लिया। फिर आपका 2 लिया। लेकिन अब आपको ये बताना है कि जब हमने x की वैल्यू -1 लिया तो उस रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर कितना आया। तो आप कहोगे सर -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन क्या आप ये बताओ कि 1 जब आपने x की वैल्यू लिया तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तब भी सर 1 होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, -1 और 1 का जो है इमेज क्या बन रहा है, एक ही पे इमेज फोकस हो रहा है। और ये फिर हमने x की वैल्यू कितना लिया, -2 लिया, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी क्या है, 4 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या होगा, यूनिक आपका इमेज जो है मिल रहा है, भले ही आपका यहां से जो भी फंक्शन हो जाए। इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे कि एक फंक्शन है, एक फलन है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि फलन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो फलन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हमारा 3 से ये काम चलेगा। 3 मतलब फलन 3 प्रकार। एक पहला क्या होता है, 1-1 हो। 1-1 मतलब 1 और 1, यानी एक का इनपुट देने पे एक ही आउटपुट मिले, उसे हम 1-1 मैपिंग कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। दूसरा होता है अनटू, और तीसरा होता है मेनी वन। तो सबसे पहले 1-1 मतलब क्या हुआ, एक का रिलेशन एक के साथ, और मेनी वन क्या होता है, मेनी वन मतलब कि कई का रिलेशन एक के साथ, दैट इज कॉल्ड मेनी वन। अब अनटू क्या होता है, अनटू मतलब होता है कि अगर सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए के साथ एक प्री इमेज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनटू कहते हैं।
जिसका मतलब ये हो गया, जैसे हम ये चार आपके सामने रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा हमारा फलन 1 1 होगा, कौन सा अनटू होगा, कौन सा मेनी वन होगा। तो सबसे पहले ये देखिए क्या है, 1 2 3 हमने एक सेट लिया, दूसरा उसका रिलेशन है ए बी सी के साथ। तो 1 का रिलेशन क्या हो गया, ए हो गया, 2 का बी में हो गया, 3 का सी में हो गया। अब इसका एक चीज और, क्या जो सेट बी है उसका प्री इमेज यहां पर अस्तित्व में है? तो आप देखो यहां से, ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2, सी का प्री इमेज 3। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसका रिलेशन तो 1 का 1 के साथ है, और ये क्या है, प्री इमेज भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, 1 1 अनटू फलन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर कर लो कि सबसे पहले दो सेट्स हैं, पहले के सेट के जो एलिमेंट्स हैं वह दूसरे के साथ क्या है, यूनिक इमेज फॉर्म करते हैं, यानी अद्वितीय इमेज प्रतिबिंब बनाते हैं। और साथ ही साथ जो सेट बी का एलिमेंट है वह सेट ए के प्री इमेज को एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम 1 1 अनटू के कैटेगरी में रखते हैं। ये तो रही हमारी पहली कंडीशन। दूसरे के लिए हम लेते हैं, जैसे सेट ए यहां पे है तो 1 2 3, और वहां क्या है, ए बी सी डी। अब देखो यहां से 1 का बी के साथ, 2 का सी के साथ और 3 का डी के साथ। अब यहां से एक चीज हमको ये देखना है कि ये हमारा मैपिंग तो 1 1 है। अब दिक्कत क्या है, क्या इसके सभी एलिमेंट सेट बी के ए के प्री इमेज बनेंगे? तो आप कहोगे सर इसके सभी अवयव का यहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप कहोगे सर बी का तो 1 के साथ बनेगा, सी का 2 के साथ, डी का 3 के साथ, लेकिन ये छूट रहा है। तो क्या ये अनटू की कैटेगरी में आता है? तो आप कहेंगे सर नहीं, अनटू तो नहीं आएगा। अनटू का मतलब ये होता है कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए के साथ क्या होना चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम 1 1 तो रखेंगे लेकिन अनटू में नहीं रहेगा। बात आती है तीसरे पे। तीसरा देखिए क्या एग्जिस्ट करता है, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस स्थिति में इन्होंने क्या कहा, अब ये 1 का ए के साथ तो है, 2 का बी के साथ भी है, 3 का बी, 1 1 तो नहीं है, क्योंकि आपका 1 1 की परिभाषा तो जानते हैं कि 1 का केवल एक ही के साथ इमेज होना चाहिए। यहां पर जो है ये 2 का बी में भी आपका इमेज बन रहा है और 3 का रिलेशन बी के साथ है, इसलिए पहली बात क्या हो गई, ये मेनी 1 है। क्या हो गया, मेनी 1। और इसी के साथ इसका एग्जिस्ट पॉइंट सेट बी का प्री इमेज बन रहा है, इसलिए मेनी 1 अनटू होगा। समझ में आ गया आपको? इसी रिस्पेक्ट में चौथे को भी आप देख लीजिए, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का भी बी के साथ। तो ये आपका क्या है, ये 1 1 तो है लेकिन अनटू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप चौथे एग्जांपल में देख लीजिए कि 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का बी के साथ है और 3 का भी रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, मेनी 1 तो होगा लेकिन ये अनटू नहीं होगा, क्योंकि एक छूट रहा है, सी का कोई प्री इमेज जो है सेट ए में नहीं है। इसलिए ये आपका क्या होगा, इट विल बी मेनी 1, ओनली मेनी 1 नॉट अनटू। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बोलना फिर। अब इससे जो ये सब चीजें हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो हमारा क्या कि हमको तो पढ़ाना था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह फंक्शन क्या हो, 1 1 हो और साथ ही साथ क्या हो, अनटू हो। जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अनटू होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब बात आती है
कि जो हमारे त्रिकोणमिति फलन है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं तो इनके रेंज और डोमेन जो आपके प्राप्त होते हैं, तो ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन जो है, क्या यह फंक्शन हमारा जो है एग्जिस्ट करेगा? क्या साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है उसका प्री इमेज बनेगा सेट ए में? सपोज हम करते हैं कि हम यहां से साइन एक्स का एक्स की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, हम लेते हैं -π/2 लेते हैं, -π/4 लेंगे, फिर आपका क्या लेंगे π/2 π/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है पहले साइन -π/2, इसका मतलब साइन कितना हो जाएगा -90, साइन -90 पे वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगा, फिर कितना आ जाएगा π/4 पे कितना होगा माइनस में -1/√2, फिर इसके बाद π/4 पे कितना आएगा 1/√2 और फाइनली साइन π/2 पे कितना होगा 1 पे होगा। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं कि जो साइन फलन है, साइन इन फलन वह जो है मेनी वन होगा, 1 नहीं होगा। कहेंगे कैसे सर? अब आपकी देखिए साइन की वैल्यू ये पीरियाडिक फंक्शन है, पीरियाडिक फंक्शन है, इसका मतलब होगा कि ये π/2 यानी -π/2 से π/2 के बाद ये वैल्यू रिपीट करती लगती है। आपने ग्राफ में भी देखा होगा, जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो कैसा आता है? जस्ट लाइक सिनुसॉइडल। कैसा आता है? सिनुसॉइडल, लाइक है वेव्स, तरंगों के रूप में ऐसे चलती है। क्यों? क्योंकि आपका वैल्यू कहां पे आएगा? -π/2 पे -1 हो गया, फिर आपका π/2 पे 1 हो गया, इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जस्ट उसके बाद अब कितना हम ले लें 120 अंश, साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो साइन 90 + 30 एंड दैट विल बी कितना हो जाएगा 1/2 की वैल्यू अगर लेते हैं तो फिर रिपीट करने लगी, फिर इसका मतलब हो गया कि यह एक का इमेज कई के साथ बनने लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि यह मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि हमको इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेना है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम पोस्टमार्टम करेंगे। इसको सीधे सीधे इनके जो -π/2 से π/2 के बीच में यह हमारा फलन क्या है 1 है और अनटू है, इसलिए इसका ये मतलब हुआ कि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा सर्टेन लिमिट किसमें -π/2 और से π/2 के बीच में। तो अगर मान लेते हैं हमारा फलन y = साइन इनवर्स एक्स है, सपोज करते हैं, तो इसका जो प्रांत होगा दैट इज -1 to 1 और जो इसका परिसर और मुख्य मान होता है वह -π/2 से π/2 तक होता है। इसी प्रकार से y = cos इनवर्स x लेते हैं, तो जब साइन इनवर्स x एग्जिस्ट किया तो cos इनवर्स x भी एग्जिस्ट करेगा, उसका क्या होगा? उसका प्रांत -1 से 1 ही होगा, लेकिन रेंज कहां से होगा 0 से पाई। इसका मतलब कि इसको भी हम क्या करेंगे, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इसको रिजेक्टेबल है, इसको कुछ फंक्शन हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये भी आपका 0 से π/2 के बीच में ये हमारा फंक्शन क्या होगा कि -π/2, हाँ, तो ये 0 से पाई होगा। इसी रेस्पेक्ट में तीसरा पार्ट आता है y = कोसेक इनवर्स x, जिसका प्रांत होगा r -1 से 1 और जो परिसर और मुख्य मान होगा -π/2 से π/2 -0। अब ये 0 क्यों आएगा? 0 इसलिए यहाँ पे ये आपका जो लेते हैं कोसेक इनवर्स x, ये आपका कोसेक इनवर्स है ना, कोसेक इनवर्स x = 1/sin इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स x 0 कब मिलेगा? यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 कब मिलेगा? 0 डिग्री पे, तो उसकी वैल्यू को हमने 0 लिख दिया, यहाँ 0 माइनस कर दिया। इसी प्रकार से tan इनवर्स x लेते हैं, tan इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो आपका रियल नंबर होगा, r होगा, और ये जो इसका परिसर और मुख्य मान होंगे -π/2 से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इतना हो जाएगा -π/2 से π/2 के रेंज में, ये आपका। इसी प्रकार से cot इनवर्स y और ये आपको यहाँ तक आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा, इसके बाद इनके जो वैल्यूज हैं, इस पर जो आपके एग्जांपल्स हैं, हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, इसको हम अगले एपिसोड में आपको जो है फिर बताएंगे।
और तब तक